सुपरपोजिशन, नया टॉपिक सुपरपोजिशन, नया अलग टॉपिक सुपरपोजिशन। उतना हो गया, सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। सुपरपोजिशन स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स, मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। मान लो अगर दो वेव जा रही है, दो वेव जा रही है और उनको मिक्स कर दिया, दो वेव जा रही है और उनको मिक्स कर दिया, तो एक नई रिजल्टेंट वेव बनेगी और उसे क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन। दो वेव्स जा रही है, उनको मिक्स कर दिया तो एक नई रिजल्टेंट वेव बनेगी और उसे ही क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन। डन। अब ये हमारे कोर्स में 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की। इंटरफेरेंस फिनोमिना, विट्स फिनोमिना एंड स्टैंडिंग वेव फिनोमिना। डन। कितनी है? 3। इंटरफेरेंस, बीट, स्टैंडिंग वेव। अब हम इन तीनों की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, 3 मुद्दे पे पढ़ेंगे, ओमेगा, के एंड डायरेक्शन, ओमेगा, के एंड डायरेक्शन, ओमेगा, के एंड डायरेक्शन। पहले तो ये बताओ इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन, वेव इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल, यही थी। अब किस किस की बात करेंगे हम यहाँ पे, किस किस की बात करेंगे बताओ? ओमेगा, के एंड डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन इस साइन पर काम करती है, ये साइन डायरेक्शन को बताते हैं। क्या बताते हैं? साइन डायरेक्शन को। अगर ये नेगेटिव में है तो वेव किधर जा रही है, इधर। अगर ये पॉजिटिव में है तो वेव किधर जाएगी, इधर। अगर साइन नेगेटिव में है तो वेव की डायरेक्शन होगी इस तरफ, अगर ये पॉजिटिव में है तो वेव की डायरेक्शन होगी इस तरफ। क्लियर? तो ये 3 चीज पर हम पढ़ेंगे, क्या? ओमेगा, डायरेक्शन एंड के। अब मान लो 2 वेव है जा रही है, उनका ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है, डायरेक्शन सेम है एंड के सेम है। के सेम है, के तो देखो, के तो तीनों में सेम है। के मस्ट, रुको 1 मिनट, कौन सा था? के मस्ट बी सेम, के मस्ट बी सेम, के मस्ट बी सेम। के तो तीनों में सेम ही होता है, के तीनों में सेम ही दिख रहा है, ठीक है। तो के तो सेम ही रहेगा, के को तो छोड़ना ही नहीं है। अब मान लो ये मैंने इक्वेशन लिख दी, इसमें 2 वेव जा रही है, उनका ओमेगा भी सेम है, के भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। ओमेगा भी सेम है, के भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसा फिनोमिना, इस वेव को क्या बोलेंगे? तो एक जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस फिनोमिना। क्यों? क्योंकि इसमें ओमेगा भी सेम होता है, के भी सेम होता है एंड डायरेक्शन भी सेम होती है। तो क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस फिनोमिना। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये बात याद रख लो कि ओमेगा सेम होता है, के सेम होता है एंड डायरेक्शन सेम होती है। ऐसी एक रिजल्टेंट वेव जिसका ओमेगा सेम हो, के सेम हो एंड डायरेक्शन सेम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस फिनोमिना। ये बात याद कर लो, ओमेगा मस्ट बी सेम, के मस्ट बी सेम एंड डायरेक्शन आल्सो मस्ट बी सेम। देन बीट, बीट की बात करते हैं हम। बीट में भी 3 कंडीशन है। ये क्या है कि ओमेगा मस्ट बी डिफरेंट, मतलब ओमेगा डिफरेंट होना चाहिए, के सेम रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी, लेकिन ओमेगा क्या होना चाहिए? डिफरेंट। और फिर जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसको क्या बोलेंगे? बीट फिनोमिना। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बीट फिनोमिना। ओमेगा क्या होना चाहिए? डिफरेंट, के क्या होना चाहिए? सेम एंड डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम। बीट फिनोमिना के लिए क्या क्या जरूरी है? ओमेगा डिफरेंट, के सेम, डायरेक्शन भी सेम, दोनों की याद कर लो। इनमें इंटरफेरेंस फिनोमिना में ये तीनों चीज सेम होती है, बीट फिनोमिना में ये 2 चीज सेम होती है और ये क्या होता है? ओमेगा डिफरेंट। क्लियर? स्टैंडिंग वेव फिनोमिना, स्टैंडिंग वेव फिनोमिना में ओमेगा सेम होता है, के सेम होता है, बट डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। डायरेक्शन क्या चाहिए? अपोजिट ही चाहिए। ओमेगा सेम, के सेम, डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। तो ये क्या कहलाएगी? स्टैंडिंग वेव फिनोमिना। क्या क्या बोलेंगे इसे? स्टैंडिंग वेव फिनोमिना। दोबारा से सुन लो, इंटरफेरेंस फिनोमिना में क्या होता है? तीनों चीज सेम होती है, ओमेगा, के एंड डायरेक्शन मस्ट बी ऑल सेम, ठीक है, तीनों सेम होती है। बीट्स फिनोमिना में क्या होता है? ओमेगा डिफरेंट होता है, ओमेगा मस्ट बी डिफरेंट, और के और डायरेक्शन क्या होती है? सेम। के और डायरेक्शन क्या होती है? सेम। ओमेगा स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? ओमेगा भी सेम, के भी सेम, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज, अपोजिट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हो गया? आगे करते हैं।
क्वेश्चन देखो अब इसके, इसमें ये बताना है कौन सा फिनोमिना हो रहा है, कौन सा फिनोमिना हो रहा है। इसमें देखो ये ओमेगा, ये क्या है ओमेगा, ये क्या है डायरेक्शन, क्या ये डायरेक्शन, और ये क्या है के, ये है ओमेगा दोनों, ये है डायरेक्शन और ये क्या है के। तो इसमें सब कुछ चीज़ सेम है, ओमेगा भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है एंड के भी सेम है। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना आएगा, इंटरफेरेंस। कौन सा फिनोमिना होगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, ओमेगा भी सेम, के भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखो ओमेगा दोनों का डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है और के भी सेम है, लेकिन ओमेगा क्या है डिफरेंट। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बीट्स फिनोमिना। डन। इसमें देखो, इसमें क्या है, ओमेगा दोनों का सेम है, के दोनों का सेम है, के तो देखो सब में ही सेम है, सब में ही सेम मिलेगा, के अलग नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, एक इधर जा रही है एक इधर, तो ये क्या है डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, स्टैंडिंग वेव फिनोमिना। डन। ठीक है, समझ गए कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, आगे करते हैं, ये और करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो ओमेगा डिफरेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, ओमेगा क्या है डिफरेंट, डायरेक्शन सेम है एंड के सेम है, के तो सब में सेम ही मिलेगी देख लो चाहे। तो ओमेगा जिसका चेंज होता है वो कौन सा फिनोमिना होता है, बीट्स। यहाँ पर कौन सा है, बीट्स फिनोमिना। इसमें देखो, इसमें क्या है, सब कुछ ही सेम है, ओमेगा भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है एंड के भी सेम है। तो इसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस। क्लियर। 6th, इसमें देखो डायरेक्शन चेंज है, अपोजिट है डायरेक्शन, ओमेगा सही है, के भी सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो इसमें कौन सा आएगा, स्टैंडिंग वेव फिनोमिना। समझ के कैसे क्वेश्चन करने हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस भी दो टाइप है, इंटरफेरेंस के भी दो टाइप है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो वेव है, दो वेव है, उन दोनों वेव का क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है एंड ट्रफ से ट्रफ मिलता है, क्रस्ट से क्रस्ट एंड ट्रफ से ट्रफ। ये क्या है, क्रस्ट, इससे ये मिल जाएगा और इससे ये मिल जाएगा, ट्रफ से ट्रफ एंड क्रस्ट से क्रस्ट। तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वो ऐसी बनती है, कुछ ऐसी बनती है। क्लियर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो दो वेव होती है उनका आपस में जब वो मिक्स होती है तो उनका क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है एंड ट्रफ से ट्रफ मिलती है, तो एक रिजल्टेंट वेव तैयार हो जाती है जो ऐसी बनती है। क्लियर इतना। ठीक है, अब सुनो, जब ये दोनों ऐसे मिलेंगी, जब ये दोनों ऐसे मिलेंगी तो इसका पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 0। फेज डिफरेंस भी 0 होता है, फेज डिफरेंस भी क्या होता है 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2। a1 प्लस a2 कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो इसका कितना है a1, इसका कितना है a2, इसका कितना है a1 और इसका कितना है a2, तो ये ऐसे हो गया, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएगा, तो ये इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा a1 प्लस a2। ये ऐसे बड़ी सी बन गई ना दोनों को मिला के, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, प्लस हो गया, a1 प्लस a2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, रिजल्टेंट वेव में आएगा कितना आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो आ जाएगा a1 प्लस a2। ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। जैसे मान लो ये एक यूनिट एरिया, ये क्या है यूनिट एरिया, इसमें से 1 सेकंड में से जितनी भी एनर्जी पास होगी वही क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी। क्या कहेंगे उसे, इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये होती है। ये I कहाँ से, एक ये जनरल फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाई, ये होता है, इससे आती है। ठीक है,
एक बार तो याद ही कर लो, ऐसे आती इससे है, इसे सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, और इसे जब ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आएगी √I1 + I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है √I1 + I2 का होल स्क्वायर। अब अगर मान लो इन दोनों की I क्या है, सेम है, इंटेंसिटी दोनों की क्या है, सेम है, दोनों वेव की इंटेंसिटी अगर सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, 4I हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4I। जैसे मान लो दो दोस्त है, क्या है, दो दोस्त है, उसके पास जो नॉलेज है वो है x, एक दोस्त के पास नॉलेज कितनी है, x, दूसरे दोस्त के पास कितनी है, x। अगर उन दोनों को मिला देंगे, उन दोनों की नॉलेज को मिला देंगे तो वो 4 गुना हो जाएगी, 4x हो जाएगी, 2x नहीं होगी, 4x होगी। तो ऐसे इसमें जैसे मान लो इसकी I है और इसकी भी I है इंटेंसिटी, तो इन दोनों को मिला देंगे तो रिजल्टेंट वेव में जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 4I। कितनी आएगी, 4I। ये बातें थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। इसमें डेल्टा x क्या होता है, 0, पाथ डिफरेंस 0 होता है, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस भी 0 होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है A1 + A2, A1 + A2, रिजल्टेंट वेव में आ जाता है ना ये A1 + A2। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और अगर इंटेंसिटी दोनों की सेम है, I है, दोनों वेव की इंटेंसिटी I है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4I। क्लियर, ये सारी बातें किसमें थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। आगे बढ़ते हैं, ये बातें याद करनी है, ठीक है, याद कर लो फटाफट, आगे करते हैं। हो गया, अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यही है। अब देखो सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, यहाँ पे है, सोर्स ऑफ लाइट कहाँ है, यहाँ पे, और एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, तो ये लैम्डा की डिस्टेंस पर ही रखना पड़ेगा, लैम्डा की डिस्टेंस पर ही रखना पड़ेगा, तभी क्रस्ट से क्रस्ट एंड ट्रफ से ट्रफ मिलेगी। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो आ जाएगा लैम्डा का, कितना आएगा, लैम्डा का। अगर मान लो देखो लैम्डा का ही आएगा, लैम्डा डिस्टेंस पर ही क्या करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ लाइट रखना पड़ेगा। अगर मान लो लैम्डा डिस्टेंस पर नहीं रखा, इसे आगे रख दिया थोड़ा सा, मान लो यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट है, क्या ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है मान लो, तो यहाँ से ये जा रही है वेव, क्या चल गई यार ये, रुको दोबारा से देखो, दोबारा से यहाँ पे है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका ये आधा तो क्या मिल रहा है, क्रस्ट से क्रस्ट आधा मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, और इसका भी आधा ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आधा, ट्रफ से ट्रफ। तो अगर मान लो लैम्डा डिस्टेंस पर अगर हम नहीं रखते, आगे रख देते हैं, तो ये प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, क्रस्ट से क्रस्ट प्रॉपर नहीं मिल रही, ट्रफ से ट्रफ प्रॉपर नहीं मिल रही ना। तो इस केस में लैम्डा डिस्टेंस पर ही सोर्स ऑफ लाइट को रखा जाएगा, तभी यहाँ पर प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होएगा, तभी प्रॉपर क्रस्ट से क्रस्ट एंड ट्रफ से ट्रफ मिल पाएगी, है ना। अब देखो, अब जैसे मान लो सोर्स ऑफ लाइट थोड़ा पीछे रख दिया, यहाँ पे रख दिया सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, अभी ऐसे जाएगी, अब देखो, अब ये आधा क्या मिल रहा है, ट्रफ, और इसका आधा क्या मिल रहा है, ये यहाँ से ये आधा क्या मिल रहा है, क्रस्ट। तो ना तो ट्रफ से ट्रफ मिल रहा, ना ही क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा, प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट हमेशा ही लैम्डा पर रखा जाएगा, जब लैम्डा डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो ये प्रॉपर यहाँ पर ये ट्रफ से ट्रफ मिलेगी एंड क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगी एंड ट्रफ से ट्रफ मिलेगी, तभी क्या होगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस वो कितना है, लैम्डा का ही होगा, तभी ये दोनों मैच होंगी और एक ये ऐसी रिजल्ट बनेगी, ये तो सेम ही बनेगी क्योंकि ऊपर कोई वेव नहीं है, और ये जब ऐसे मिल जाएगी तो ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा फाई पाथ डिफरेंस तो कितना होगा, लैम्डा का, फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π, फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो फेज डिफरेंस कितना का होता है,
2 पाई का होता है, मैंने बता रखा है पहले। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वही सेम रहेगा, इसका A1 इसका A2, तो इसका A1 प्लस A2 सेम ही रहेगा। इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी सेम ही रहेगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 4I। डन। ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अब बढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। ठीक है, समझ आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ओके, आगे करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है ये λ/2 के डिस्टेंस पे ही होगी, पाथ डिफरेंस इसमें λ/2 का ही होगा। क्यों होएगा, क्योंकि मान लो अगर आपने सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर रखी तो ये वेव ऐसे चली जाएगी, वेव ऐसे जाएगी, तो ये तो क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाएगा, ट्रफ से ट्रफ मिल जाएगा, क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाएगा, तो ये तो फिर दोबारा से एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि क्रस्ट से क्रस्ट मिलती है एंड ट्रफ से ट्रफ मिलती है। लेकिन ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या है, क्रस्ट, क्रस्ट से ट्रफ मिलता है एंड ट्रफ से क्रस्ट मिलती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट से ट्रफ मिलती है एंड ट्रफ से क्या मिलती है, क्रस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में क्या था, क्रस्ट से क्रस्ट मिलेगी, ट्रफ से ट्रफ, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में होता है क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रस्ट। क्लियर। तो इस सोर्स ऑफ लाइट को λ/2 के डिस्टेंस पर ही रखना पड़ेगा ताकि क्रस्ट से ट्रफ मिल जाए एंड ट्रफ से क्रस्ट मिल जाए, तभी वहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब ये वेव कैसे बनेगी, रिजल्टेंट वेव ही ऐसी बन जाएगी, ये कम हो जाएगा। देखो, कंस्ट्रक्टिव वेव का मतलब होता है कुछ ऐड करना, जोड़ना, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है यहाँ पे कुछ घटाना। तो इसमें ये कमी हो रही है। देखो ये ऐसे मिल रही है, ये ट्रफ से क्रस्ट मिल गई, तो ये बिल्कुल छोटी सी क्या बन गई, एक वेव सी बन गई, कुछ कमी हुआ है ना। कंस्ट्रक्टिव में क्या था, ये ऐसी बन गई थी, इसमें क्या हो रहा है, ये इतनी बन रही है, कुछ कम हो गया, तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस होता है λ/2 का, λ/2 का ही होता है पाथ डिफरेंस। λ/2 का जब पाथ डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का। फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसमें होता है A1 माइनस A2 का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि हमें आंसर प्लस में चाहिए, तो ये मॉड्यूलस आ जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि कुछ कम ही हो रहा है, इसका मान लो A1 है, इसका मान लो A2 है, तो इसका कितना आएगा, A1 माइनस A2 का मॉड्यूलस। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये भी सेम होती है, बस यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है, ये होगी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, अगर दोनों की इंटेंसिटी I है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाती है 0, इसमें हो जाएगी 0। समझ गए, क्या हो जाएगी इसमें, 0। अगर दोनों की इंटेंसिटी I है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। मेरे शब्द भी पता नहीं कहाँ जा रहे, कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। आगे करते हैं, ये इतना समझ आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। ओके, अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो ये डिस्टेंस है, ये λ/3 के डिस्टेंस पर ही सोर्स ऑफ लाइट को रखना पड़ेगा, तभी ये क्रस्ट से ट्रफ मिलेगी एंड ट्रफ से क्रस्ट मिलेगी, तभी यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब पाथ डिफरेंस कितना हो, 3 λ/2 का हो, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 3 पाई का। कितने का हो जाएगा, 3 पाई का। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सेम ही आएगा, A1 माइनस A2 का मॉड्यूलस। रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी सेम ही आएगी, √I माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट को यहीं रखना पड़ेगा। अगर ये आगे पीछे रख देते हैं तो ये क्रस्ट से ट्रफ नहीं मिलेगी और ट्रफ से क्रस्ट नहीं मिलेगी, तो इन दोनों को मिलाने के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाने के लिए सोर्स ऑफ लाइट 3 λ/2 के डिस्टेंस पर ही रखनी पड़ेगी। क्लियर। ठीक है, हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी समझ गए।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट से क्रस्ट मिलती है एंड ट्रफ से ट्रफ मिलती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट से ट्रफ मिलती है एंड ट्रफ से क्रस्ट मिलती है। उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, A1 + A2। इसका कितना होता है, A1 - A2 का मॉड्यूलस। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होती है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या होती है, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाती है, 4I, 4 गुना हो जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, दोनों समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव समझ गए ना। एक होता है जर्नल इंटरफेरेंस। जर्नल इंटरफेरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने एक तो पहले जर्नल इंटरफेरेंस होता है क्या, ये समझ लो। जब ना तो क्रस्ट से क्रस्ट मिले, ना तो ऐसा कोई वेव मिले, और ना ही ऐसा कुछ हो कि जब क्रस्ट से क्या मिले, ट्रफ मिले। जब ना ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो और ना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब क्रस्ट से क्रस्ट ना मिले, ट्रफ से क्रस्ट भी ना मिले, या फिर ट्रफ से ट्रफ भी ना मिले, या फिर क्रस्ट से ट्रफ भी ना मिले। ऐसा जब कोई केस आता है, जैसे मान लो ये हल्का सा ऐसे होगा, ये ऐसे है, ये ऐसे होगी ऐसे। अब देखो ये ना तो क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही, ना ट्रफ से ट्रफ मिल रही, आधी आधी मिल रही है। इसमें भी ना तो ये क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही, ना ट्रफ से ट्रफ मिल रही, ऐसा नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं जर्नल इंटरफेरेंस। जब ऐसी एक फिनोमिना जिसमें ना तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो ना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जर्नल इंटरफेरेंस। अब हमने ये पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव में क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो क्या करते हैं, A1 + A2, ये हमने कर लिया। डिस्ट्रक्टिव में निकालते हैं, जब डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब डिस्ट्रक्टिव में निकालते हैं तो क्या करते हैं, A1 - A2 का मॉड्यूलस, ऐसा करते हैं। लेकिन जर्नल इंटरफेरेंस में कैसे निकालेंगे, जर्नल इंटरफेरेंस में तो उसका फॉर्मूला ये होता है, √A1 का स्क्वायर √A1 का स्क्वायर प्लस √A2 है यहाँ पे, √A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos डेल्टा फाई, ये आता है। अगर कोई बोल दे कि जर्नल इंटरफेरेंस है तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ, तो उसका ये होता है √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें जो फेज एंगल होता है ना, फेज एंगल, वो ना तो देखो कंस्ट्रक्टिव में फेज एंगल कैसे आते हैं, इवन नंबर, कैसे आते हैं, इवन नंबर। कंस्ट्रक्टिव में होते हैं 2π, 4π, 6π, 8π डैश डैश डैश, ऐसे होते हैं। डिस्ट्रक्टिव में होते हैं π, 3π, 5π, 7π, 9π, आगे ऐसे ही ओड नंबर सारे। लेकिन जर्नल इंटरफेरेंस में ये दोनों ही नहीं होते, अजीब से होते हैं। जैसे π/3, π/3, π/6, 2π/3 ऐसे आते हैं। तो उसमें फेज एंगल ऐसा ही मिलता है, जर्नल इंटरफेरेंस में फेज एंगल ऐसा ही मिलता है। बाकी में कंस्ट्रक्टिव में ऐसे मिलेंगे, इवन में, डिस्ट्रक्टिव में मिलेंगे ओड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है 2 वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड 2 and 6 मेक इंटरफेरेंस। जहाँ पर ये दे रखा है कि सिंपल इंटरफेरेंस दे रखा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या है, जर्नल इंटरफेरेंस। फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देन इज π/2। तो इसमें बस ये फॉर्मूला पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 इंटू कॉस डेल्टा फाई इनिशियल क्या हो जाएगा, π/3। इसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, आगे और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका हो गया, इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड 3 and 4 मेक इंटरफेरेंस, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज π/2। कितना है ये? π/2। इसका करते हैं, क्या निकालना है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा cos π/2 हो जाएगा। ये एक मैं सोल्व करके बता देता हूँ, सोल्व कर लो इसे, 5 आएगा। ये cos π/2 कितना होता है? 90 ना, 90 होता है ना, 90 तो 90 होता है, तो ये 5 आएगा। सोल्व कर लो, चाहे करके देख लो। हो गया, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, जर्नल सब कुछ समझ में आ गया। आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वेव, ये जो 3 बातें हैं ये सुन लो। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो आई होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब अगर मान लो हम ए की वैल्यू यहाँ पे 2 करते हैं, 2, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? इंटेंसिटी आ जाएगी 4 टाइम्स। कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स। कितनी आ जाएगी इंटेंसिटी? 4 टाइम्स। 3 करते हैं तो 9 टाइम्स। ऐसे इसका मतलब ये कि अगर एम्पलीट्यूड इसके स्क्वायर की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें अगर मान लो हमने 2 पुट किया तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? 4 टाइम्स होगी। इंटेंसिटी क्या होगी? 4 टाइम्स। तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब जो पार्टिकल्स, जो वेव एनर्जी लेके जा रही थी वो ज़्यादा एनर्जी लेने लगी। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है ना, जो एनर्जी जाए यूनिट एरिया में से, यूनिट टाइम में से, तो एनर्जी क्या होने लगी? ज़्यादा पास होने लगी। ठीक है। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव होती है A1 + A2। इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है? A1 + A2। तो ये हो जाएगी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगी? ये होती है किसमें? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है? A1 - A2 ये होता है। इसमें क्या होता है? A1 + A2। तो ये सेम ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 - A2 के स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव में जो इंटेंसिटी होती है रिजल्टेंट वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A1 - A2 के होल स्क्वायर के। कंस्ट्रक्टिव में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो होती है A1 + A2 के होल स्क्वायर के, और वैसे A स्क्वायर की होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके 2 क्वेश्चन करते हैं इनके क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स इज 2 and 3, फाइंड रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी। सबको पता है कि आई क्या होती है? डायरेक्टली होती है A² के। तो यहाँ पे जो पहली के 2, तो यहाँ से I1 किसके डायरेक्टली हो जाएगा? 2 के स्क्वायर के, और I2 क्या हो जाएगी? डायरेक्टली 3 के स्क्वायर के। रेशियो लेना है तो I1 डिवाइडेड बाय I2 क्या आ जाएगा? 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा। आ गया? क्लियर? आगे करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स है 4 and 2, फाइंड रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली। तो यहाँ से I1 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 स्क्वायर के। I2 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 स्क्वायर के। तो यहाँ से I1 डिवाइडेड बाय I2 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 and 2 का स्क्वायर 4। डन? ठीक है, आगे करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स इज 4 and 2, फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर मिनिमम का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मैक्सिमम में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम में आई मैक्स क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 + A2 के स्क्वायर के, और आई मिनिमम क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन A1 - A2 के स्क्वायर के। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो लेना है। तो आई मैक्स क्या हो जाएगा? आई मैक्स डायरेक्टली
A1 प्लस A2, 4 प्लस 2 का 2 कहाँ गया, 2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर के। यहाँ से हमें बताना है इन दोनों का रेशो, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम। 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9:1, 9/1। क्लियर। एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3 and 1, फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे क्या होगा, A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और मिनिमम यहाँ पे क्या होगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स डायरेक्टली किसके हो जाएगा, 3 प्लस 1 के होल स्क्वायर के, आई मिनिमम डायरेक्टली किसके हो जाएगा, 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर के। तो यहाँ से आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/1, ये क्या आ जाएगा 4/1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एम्पलीट्यूड पर, बता दोगे। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जर्नल कंप्लीट होगी, इंटरफेरेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बीट रहता है, स्टैंडिंग वेव रहता है। अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, देखो एनिमेशन देखते हैं एक, ये जो स्किप कर दिया था बीच में ये वाला। इसमें देखो क्या होगा, इसमें सबसे पहले चलेगी जर्नल इंटरफेरेंस। कौन सी इंटरफेरेंस, जर्नल, जिसमें ये क्या होता है π/2, फेज एंगल क्या हो जाएगा π/2। पहले कौन सी चलेगी, जर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद चलेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी चलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उसके बाद चलेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये चलती कैसे वेव में ये बता रहा हूँ तीनों केस में। अब देखो ये, अब देखो ये देखो, एक बार देखो, फेज एंगल कितना है 0.5 पाई, इसका मतलब π/2, π/2 कितना है π/2। तो यहाँ पर कौन सी वेव चलेगी, जर्नल इंटरफेरेंस होगी यहाँ पे। देखना एक बार, जर्नल इंटरफेरेंस में क्या होता है, ना तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलती, ना ही ट्रफ से ट्रफ मिलती। क्या कर दिया, ये देखो जर्नल इंटरफेरेंस में क्या होता है, ना ही तो क्रस्ट से क्रस्ट मिलती, ना ही ट्रफ से ट्रफ मिलती, ना वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती, ना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती। इसमें देखो, ना तो ये प्रॉपर क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही, ना ये प्रॉपर ट्रफ से ट्रफ मिल रही, या फिर ना ही प्रॉपर ये ट्रफ से क्रस्ट मिल रही है या क्रस्ट से ट्रफ मिल रही है, ऐसा भी नहीं है ना। तो इसमें ये क्या हो रही है, इंटरफेरेंस, जर्नल इंटरफेरेंस हो रही है। और इसकी जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो ऐसी आएगी, जब फेज एंगल π/2 कर दिया, फेज एंगल क्या कर दिया π/2 कर दिया, तो ये ऐसी क्या यार, π/2 कर दिया तो जर्नल इंटरफेरेंस होगी, उसमें ये क्या चलेगी, रिजल्टेंट वेव। और ये दोनों वेव है जो ना तो क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही, ना ट्रफ से ट्रफ मिल रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर दिया, 0, क्या कर दिया, ये फेज एंगल कितना कर दिया 0। तो यहाँ पर कौन सी अब इंटरफेरेंस होगी, अब होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सी इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखना, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही है, ट्रफ से ट्रफ मिल रही है, ये इतनी ज़्यादा मिल चुकी है एक दूसरे से कि ये एक ही वेव दिख रही है, क्योंकि ये दोनों में मिली हुई है, ग्रीन और रेड है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो मतलब क्रस्ट से क्रस्ट मिल चुकी है और ट्रफ से ट्रफ मिल चुकी है, तभी आपको ये एक वेव दिख रही है। इसमें 2 वेव है वैसे तो, ये इसके पीछे छुपी हुई है, 2 वेव चल रही है, लेकिन इसमें क्रस्ट से क्रस्ट मिल चुकी है तो आपको नहीं दिखाई देगी। क्लियर। और रिजल्टेंट वेव ऐसी बनेगी। अब देखो,
क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिल रही है, इसलिए ये एक ही वेव दिख रही है और इसकी रिजल्टेंट वेव ऐसी है। हो गया। ऐसी जाएगी। अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर फेज एंगल में क्या डिफरेंस आता है। यहाँ देखो 1 पाई कर दिया, फेज एंगल कितना कर दिया 1 पाई। 1 पाई करते ही कौन सी इंटरफेरेंस आएगी, डिस्ट्रक्टिव। कौन सी, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में ये देखो क्या मिल रहा है, क्रस्ट से ट्रफ मिलेगी, ट्रफ से क्रस्ट मिलेगी, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो दिखेगी नहीं। क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, तो ये दिखेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट से ट्रफ मिल रही है, ट्रफ से क्रस्ट मिल रही है, तो इसलिए ये नहीं दिखेगी, ये ऐसे ही चलेगी। देख लो चाहे क्रस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रस्ट ऐसे मिल रही है, तो रिजल्टेंट वेव ऐसी ही दिखेगी ही नहीं, क्योंकि A1 माइनस A2 हो चुका है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है, A1 माइनस A2। समझ गए तीनों समझ गए। सबसे पहले थी जनरल इंटरफेरेंस थी, फिर थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस वाला टॉपिक हो गया डन। अब रह गया स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स, वो समझते हैं। बीट, अब बढ़ते हैं बीट के बारे में। इंटरफेरेंस हम कर चुके थे, अब बीट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीट पहले होती क्या है ये सुन लो। जब दो वेव को जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है डिफरेंट, उनको मिक्स कर दें, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसे ही बोलते हैं बीट्स। क्या बोलते हैं उसे, बीट्स। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बीट फिनोमिना। क्या बोलते हैं, बीट फिनोमिना। दो ऐसी वेव लेनी है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है डिफरेंट है, और दोनों को मिक्स कर दे, तो जो रिजल्टेंट वेव आती है वो क्या आती है, उसे क्या बोलते हैं, बीट्स। और इस पूरे प्रोसेस को बीट्स फिनोमिना। क्लियर। इसमें होता क्या है, ओमेगा डिफरेंट होता है, सबको पता है। बीट्स में क्या होता है, के एंड डायरेक्शन क्या होती है सेम, ओमेगा क्या होता है डिफरेंट, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट ही होती है। क्लियर। अब सुनो, बीट बनती कैसे है, मतलब जब बीट सुनाई देती है, दिखती तो है ही नहीं, सुनाई देती है बीट, तो जब बीट सुनाई देती है तो साउंड जो सुनाई देती है वो सुनाई देती है कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो जब साउंड, बीट के केस में जब साउंड मैक्सिमम होती है तो उस इवेंट को बोलते हैं वैक्सिंग। क्या बोलते हैं उस इवेंट को, वैक्सिंग। जब साउंड मिनिमम होती है तो उस इवेंट को बोलते हैं वेनिंग। जब साउंड मैक्सिमम होती है तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे, वैक्सिंग। और जब साउंड मिनिमम होती है तो उस इवेंट को वेनिंग। ठीक है, अब मैं साउंड सुनाता हूँ आपको, साउंड कैसी आती है, एक बार साउंड सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं ये सारा। ये सुनना, ये एक सिंगल टोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 441 हर्ट्ज। ठीक है, पहले एक सिंगल टोन सुन लो, सिंगल टोन 3 बार चलेगी, ये देखना, यही है थर्ड। अब ये वाली चलेगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है 440, इसकी अलग है 441। इसकी कितनी है, इस वेव की कितनी है 440 और इसकी कितनी है 441। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। दोनों का डिफरेंस लिया तो 1, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 बीट बजेगी। 1 बीट में होती है एक वैक्सिंग और एक वेनिंग। इसका मतलब एक बार साउंड मैक्सिमम और एक बार साउंड मिनिमम। एक बीट बनती है एक वैक्सिंग और एक वेनिंग के मिलने से। जब एक वैक्सिंग और एक वेनिंग को मिला देंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, बीट। क्या बन जाएगी, बीट। अब ये वाली सुनना, ये वाली, इसमें क्या होगी, एक वैक्सिंग और एक वेनिंग। ये वाली सुनो, अब 3 बार चलेगी, ये सुनना, चलने दो बस। अब इस केस में क्या हुआ, इसमें क्या थी, एक बीट थी, जिसमें एक बीट में क्या होता है, एक बार साउंड क्या जा रही है मैक्सिमम और एक बार साउंड मिनिमम।
ऐसा हो रहा है, एक बार वैक्सिंग हो रही है, एक बार वैनिंग। इन दोनों जो वेव होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनका डिफरेंस ले लो। ये 440 और ये 441, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 1। तो 1 बीट चली थी अभी, ठीक है। उसमें क्या था, एक वैक्सिंग थी और एक वैनिंग थी। अब ये नेक्स्ट वाली सुनो, इसमें देखो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 और इसकी कितनी है 445। तो 5 हर्ट्ज मतलब 5 बीट होगी यहाँ पे। सुनना देखो 5 होगी, सुनो चलेगी है ना? 3 बार चली थी ये भी। अब इसमें कितनी बीट थी 5, मतलब 5 बार तो हो रही थी वैक्सिंग और 5 बार वैनिंग। 5 बार वैक्सिंग, 5 बार वैनिंग, ठीक है। अब ये लास्ट और सुन लो, इसमें 15 बीट चलेंगी। 15 सुनना देखो, लास्ट इसमें कितनी बार हो रही थी वैक्सिंग 15 बार और वैनिंग 15 बार। तो ये क्या थी, बीट थी ये। जब एक वैक्सिंग और एक वैनिंग को मिला देते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाएगी, बीट। क्लियर, बीट समझ गए। अब बीट में क्या होता है वो समझते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, बीट ये एक वैक्सिंग और एक वैनिंग के मिक्स से बनती है ये, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव है ν1, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव कितनी है ν1, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव कितनी है ν2। ये दोनों फ्रीक्वेंसी तो अलग होएगी तभी तो बीट बनेगी। तो अगर हमें बीट फ्रीक्वेंसी बनानी है तो इन दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। ऐसे ही बीट सुनाई दी थी, एक की 440 थी, एक की 441 थी, उनका डिफरेंस लिया तो बीट बन गई थी, है ना। तो इसमें भी इन दोनों का क्या कर लेंगे, डिफरेंस। ν1 माइनस ν2 का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब प्लस में आंसर आए, ये क्या कर देंगे, दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। डन। टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट, 1 बीट का टाइम पीरियड होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/ν1 माइनस ν2। टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट कितना होता है, 1/ν1 माइनस ν2। टाइम डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव वैक्सिंग, 2 कॉन्जिक्यूटिव वैक्सिंग का टाइम पीरियड कितना होता है, वो भी टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट के बराबर होता है 1/ν1 माइनस ν2। वैनिंग में भी यही होता है 1/ν1 माइनस ν2। टाइम डिफरेंस ऑफ बिटवीन अ वैक्सिंग एंड वैनिंग, वैक्सिंग और वैनिंग के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होता है, हाफ कर दो इसका, इसका क्या कर दो, हाफ। क्लियर। 2 कॉन्जिक्यूटिव वैक्सिंग के बीच का टाइम डिफरेंस कितना होता है, कितना होता है 1/ν1 माइनस ν2। वैनिंग में भी सेम ही होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव वैनिंग के बीच का भी टाइम पीरियड कितना होता है, इतना ही होता है। क्लियर, बीट समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं बीट के। करें क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। एक बार ये और देखो, बाय वैक्सिंग मतलब ये क्या होती है, ये ट्यूनिंग फोर्क होती है, ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। क्या होती है बाय वैक्सिंग, वैक्सिंग का मतलब जैसे मान लो जो इसका ये पोर्शन है, इस पे वैक्स चढ़ा दिया, वैक्स ऐसा, वैक्स मतलब जो वो मोम नहीं होते, वो क्या कर दिया, मोम चढ़ा दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगी, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज आएगा, इंक्रीज गलती से लिख रखा है, डिक्रीज, डिक्रीजेज। अगर इस पर अगर हम मोम चढ़ा देते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बाय फिलिंग, अगर फाइलिंग फाइलिंग कर दे, फाइलिंग का मतलब अगर मान लो इसको घिस दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर मान लो वैक्सिंग कर दी तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, डिक्रीज। अगर मान लो फिलिंग कर दी तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन, बीट फ्रीक्वेंसी है 4, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, अभी तक क्वेश्चन इतना ही पढ़ो, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। अब ये क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी, और इस एक
ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 200 हर्ट्ज। तो हमारे आंसर दो हो सकते हैं यहाँ पे। अगर बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 तो आंसर कितने आ सकते हैं 2। एक तो आ सकता है 204 क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 4 है ना। एक क्या आ सकता है 196, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 4। आंसर दो हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही आएगा। अब आएगा कैसे, जैसे मान लो अब आगे बढ़ो, अभी इतना ही पढ़ा था अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मतलब फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की क्या कर दी, वैक्सिंग कर दी। वैक्सिंग करने से क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो मान लो डिक्रीज होगी भाई, इसकी कितनी होगी 199 डिक्रीज होगी। अब जैसे पहले ये मान लो कि हमारा ये वाला आंसर क्या है करेक्ट है, मान लो एक बार। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आएगा 5, डिफरेंस आ गया भाई 5। लेकिन हमने तो ये ऊपर पढ़ा था कि वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है डिक्रीज होती है, ये पढ़ा है हमने तो। लेकिन यहाँ पे तो इंक्रीज हो रही है, 4 से क्या बन गई 5 बन गई, 4 से 5 बन गई। और हमने तो ये किया था कि क्या होती है डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है इंक्रीज। तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है। तो ये आंसर हो गया 196। ऐसे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। समझ आ गया कैसे हुए, ठीक है। दो और करते हैं तो समझ आ जाएगा अच्छे से, करें ठीक है। क्वेश्चन सेकंड सुनो। अब पहले ये इतना पढ़ लो, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। फर्स्ट की कितनी दे रखी है 160। तो आंसर दो सकते हैं, आंसर दो सकते हैं। एक होएगा 166, तभी इनका डिफरेंस कितना आएगा बीट फ्रीक्वेंसी इतना 6, ठीक है। और एक कितना आ सकता है 154, दो आंसर आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इफ सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड देन बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क को क्या कर दिया वैक्सिंग कर दी, उसकी लोड कर दिया उसको। मान लो एक बार ये आंसर ठीक है, 166 क्या है करेक्ट, ये मान लेते हैं। तो इसकी वैक्सिंग कर दी तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिक्रीज। ये मान लो 165 होगी, क्या होगी ये 165। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। पहले कितनी थी 6 और होनी क्या थी डिक्रीज ही होनी थी। तो 6 से 5 होगी तो इसका मतलब डिक्रीज होगी। तो आंसर यही है अपना 166। अगर मान लो ये आंसर लेते हैं हम एक बार, मान लो 154 ले लिया, ठीक है। ये मान लो डिक्रीज होगी, कितनी होगी 153, डिक्रीज कर दिया इसे। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं करनी है हमें, क्या करनी है सॉरी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं करनी डिक्रीज करनी है। क्योंकि वैक्सिंग करने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। तो जिस केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है वही क्या है करेक्ट। तो इसमें क्या हो रही है इंक्रीज और इसमें क्या हो रही है डिक्रीज। तो आंसर इज 166। क्लियर। एक और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है। तो आंसर कितने हो सकते हैं दो, एक तो हो सकता है एक कितना हो सकता है 305 और एक क्या हो सकता है 295, दो आंसर हो सकते हैं। अब इसने आगे क्या बोला, फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज फिल्ड देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। इस बार इसकी फाइलिंग कर दी, क्या कर दी फाइलिंग कर दी। इसका मतलब क्या होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज। जब इसकी फाइलिंग करते हैं तो क्या हो जाती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये हमारा आंसर ठीक है, ये क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इंक्रीज होगी ना, तो ये हो जाएगी 306 होगी। अब इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 6, 5 थी इंक्रीज ही होनी थी और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है 5 से 6 हो रही है। तो आंसर इज 306। आंसर क्या आएगा 306, क्योंकि जब ट्यूनिंग फोर्क की फीलिंग करते हैं तो उसमें बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही होनी चाहिए और यहाँ पे इंक्रीज ही हो रही है 5 से 6 हो रही है। तो इसका मतलब आंसर यही है 6 नहीं 5, 305। क्लियर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बीट हो गया, बीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टैंडिंग वेव करें। क्या होगा इसके स्टैंडिंग वेव।
वेव, स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है ऐसी दो वेव जिनका ओमेगा के क्या हो सेम बट डायरेक्शन क्या हो अपोजिट। ऐसी दो वेव जिनका ओमेगा क्या हो सेम और डायरेक्शन क्या हो डिफरेंट। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग थे उनको ऐसी कोई वेव मिली ही नहीं जिनका ओमेगा के तो सेम हो और डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, ऐसी कोई वेव नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वेव को ही रिफ्लेक्ट करवा दिया जिससे दूसरी वेव भी आ गई जिसका ओमेगा के सेम ही होगा और डायरेक्शन क्या हुई डिफरेंट। एक वेव को क्या करवा दिया रिफ्लेक्ट करवा दिया, जो दूसरी रिफ्लेक्ट होगी जो वेव आई उसका ओमेगा के तो सेम होएगा ही क्योंकि वही वेव थी वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना। तो एक वेव को ही क्या करवा दिया रिफ्लेक्ट करवा दिया, दो वेव ऐसी नहीं मिली। देखो एनिमेशन के थ्रू देखते हैं इसको कैसे करवाए हैं। क्या चल रहा है यार, ये देखो ये जा रही है इंसिडेंट रे। कौन सी जा रही है इंसिडेंट रे, देखना अभी इंसिडेंट वेव बोल लो यार। ये एक ही वेव है, ये ही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, देखना। एक ही वेव जा रही है अभी ये। अब देखना रिफ्लेक्टिव वेव आ गई। कौन सी वेव आ गई रिफ्लेक्टिव वेव, इसी का ही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव वेव रिफ्लेक्टिव। ये इंसिडेंट वेव थी और ये जो ब्लैक है कि ब्लू है जो भी कलर है ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिव वेव बोल लो। लेकिन इसमें खास बात तो पता है क्या होती है, ये दोनों ही हमें नहीं दिखती, ना ही इंसिडेंट वेव दिखती ना ही रिफ्लेक्टिव वेव दिखती। जो इनकी रिजल्टेंट वेव आएगी वो हमें दिखती है। अब देखना रिजल्टेंट वेव आएगी, जैसे ये देखो मैं रिजल्टेंट वेव दिखाई देता हूँ, ये तो समझ गए ना जो जाती है वो कौन सी होती है इंसिडेंट वेव और जो आती है वो रिफ्लेक्टिव वेव, ठीक है। ये देखो जो ये ब्लैक वाली है ये हमें दिखती है, ब्लैक वाली जो वेव है ये हमें दिखती है। हमें ना तो ये ब्लैक वाली दिखती, सॉरी ये ब्लू वाली दिखती और ना ही ये रेड वाली दिखती, ये ब्लैक वाली वेव दिखती है हमें। ये रिजल्टेंट वेव होती है दोनों की, और यही क्या होती है स्टैंडिंग वेव। क्या होती है स्टैंडिंग वेव, ये देखना दिखेगी हट जाएगी, देखो हट गई, ये दिखती है हमें, वो दोनों ही नहीं दिखती। और जब इसके पार्टिकल्स कुछ होते हैं नोड्स पर कुछ होते हैं एंटी नोड्स पर। नोड्स का मतलब है कि देखो ये पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहे, SHM कर ही नहीं रहे, तो ये क्या होते हैं रेस्ट पे होते हैं। जो पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं उन्हें बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं उन्हें नोड्स। और जो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है जिन पार्टिकल्स का, उन्हें क्या बोलते हैं एंटी नोड्स। जिनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एंटी नोड्स। जो जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता है जीरो होता है, जो हिलते ही नहीं है, मोशन नहीं करते बिल्कुल भी, उन्हें क्या बोलते हैं नोड्स। ये वाले जो पार्टिकल्स एन है यहाँ पे ये नोड्स है सारे, ये रेस्ट में रहेंगे। और जो ये ऊपर जा रहे हैं एम्पलीट्यूड, इनका एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम, इन्हें क्या बोलते हैं एंटी नोड। क्लियर, देख लो थोड़ी और चल पड़ी क्या चलती है देख लो। ये वाले पार्टिकल देखो, ये नोड्स तो रेस्ट पे ही है और ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है इनका। क्लियर, ठीक है, समझ गए हो यार। अब ये देखो नोट कहाँ गया, एक सेकंड, एक मिनट बस। ये देखो इन स्टैंडिंग वेव देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। मैंने बता दिया ये क्या होते हैं यहाँ पे नोड्स और ये क्या होते हैं यहाँ पे एंटी नोड्स, ठीक है। जिनका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, जिनका एम्पलीट्यूड पार्टिकल्स जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता है जीरो, उन्हें क्या बोलते हैं नोड्स, इन्हें क्या बोलेंगे नोड्स। और जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उन्हें क्या बोलेंगे एंटी नोड्स। क्या बोलेंगे एंटी नोड्स, ठीक है। गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, जो दो नोड्स के बीच का गैप होता है, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है λ/2। कितना होता है λ/2। गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव
एंटी नोड्स, उनके बीच का गैप भी कितना होता है, λ/2। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का गैप भी कितना होता है, λ/2। गैप बिटवीन सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स, इसका कितना होता है, λ/4। मतलब नोड्स, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो गैप है वो कितना होता है, λ/4। क्लियर। और ये जैसे मान लो वो रोप नहीं होती, जिम में रोप होती है, उससे भी वो वैसी ऐसी स्टैंडिंग वेव ही बन सकती है, क्योंकि वही वापस आती है ना, वो ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे नहीं करते, वो स्टैंडिंग वेव ही बनती है वहाँ पे भी। क्लियर हो गया, वेव भी हो गया पूरा। और ये फिनिशिंग।